अगर हजारों लोग इस वीडियो को ना देखें और अगर किसी एक ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या होगा? इसके बारे में फिर सोचने से हालत खराब हो जाती है। खैर छोड़ो, ऐसा पता लगा है कि कोई रेसिपी बेचने के लिए 1008 बार रिजेक्ट हुआ और 1009वीं चुनौती का सामना करते हुए वह आखिरकार सफल हो गया और दुनिया भर में 20,400 से ज्यादा स्टोर और एक ऐसा ब्रांड जो दुनिया में सबसे बड़े स्टोर में चौथे स्थान पर आता है, KFC केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जाना जाता है। हालांकि केंटकी को देखने के बाद ऐसा पता लगता है कि 1009वीं चुनौती वाली कहानी थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर सुनाई गई है। विस्तार हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और वैसे भी एक बात बहुत सुनिश्चित है कि कर्नल सैंडर्स का जीवन रोमांचक घटनाओं से भरा हुआ था। इस बार का ब्रांड KFC के बारे में। सन 1890 सितंबर 9 हेनरीवल इंडियाना USA से लगभग 5 किलोमीटर दूर पूर्व में एक छोटा सा गांव खेतीबाड़ी के काम से गुजारा कर रहा एक आदमी विल्बर डेविड और उसकी पत्नी मार्गरेट एना सैंडर्स के बीच एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे का नाम हार्लैंड डेविड सैंडर्स, जो कि भविष्य में केंटकी फ्राइड चिकन KFC के मालिक बने। सैंडर्स अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ रहते थे। फिर 1895 में एक गर्मी के दिन में पिता हमेशा की तरह काम खत्म करके घर लौट आए। उनका शरीर गर्मी से आग के गोले की तरह गर्म और तेज बुखार की स्थिति में था। उस रात अचानक वो दुनिया छोड़कर चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस वजह से परिवार की स्थिति बहुत मुश्किल से गुजारा करने लगे और उनकी माँ किसी भी तरह परिवार का पेट भरने के लिए एक टमाटर की फैक्ट्री में कैन फूड के बनाने के काम में शुरू कर दिया। सैंडर्स उस समय सिर्फ 7 साल के थे। उन्होंने अपनी माँ की बजाय छोटे भाइयों की देखभाल और घर का खाना बनाना शुरू कर दिया था। सैंडरसन ले ब्रेड बनाने शुरू कर दिए और न केवल अपने भाई बल्कि अपनी माँ और फैक्ट्री कर्मचारियों के लिए भी ये ब्रेड बनाने लगे और वो उसका आनंद लेने लगे। बचपन से ही सैंडर्स ने अपने उत्कृष्ट खाना बनाने के टैलेंट को दिखाया था। जब सैंडर्स 12 साल के हो गए और उनकी माँ ने किसी और आदमी के साथ शादी कर ली। वैसे सैंडरसन के सौतेले पिता का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और सैंडर्स और उनके छोटे भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। फिर सैंडरसन और उनके छोटे भाई को 80 मील दूर एक खेत में काम करने के लिए भेज दिया और सैंडरसन और उनका छोटा भाई खेत पर काम करते हुए पास ही अपनी मौसी के घर पर रहने लगे। सैंडरसन स्कूल गए लेकिन वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा सके और वह पढ़ाई में पीछे रह गए। फिर यह सोचकर कि स्कूल जाने की बजाय वो पूरा दिन काम पर बेहतर रहेगा, वह 7वीं कक्षा के बाद स्कूल को छोड़ दिया। जिस दिन वह 13 साल के हुए वह रसोई के पिछले दरवाजे से घर छोड़ के अकेले भाग गए। सैंडरसन जो घर छोड़ देते हैं वह सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो वह कर सकते हैं। जब वह 14 साल के थे तब उन्होंने साउथ इंडियाना के एक खेत में काम करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र तक वह अपने चाचा की मदद से एक ट्रम कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए एक रेलवे क्षेत्र में जा पहुंचे। फिर एक दिन वह ट्रम्प में काम कर रहे थे और उन्हें सेना के लोगों से मिले और सेना की नई भर्ती चल रही थी और सैंडर्स ने अपनी उम्र छुपाते हुए सेना में भर्ती हो गए और अपनी सेवा देने लगे। पर आर्मी में शामिल होने के कुछ समय बाद ही उनकी असल उम्र का खुलासा हो गया और आखिरकार उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया और फिर अपने चाचा के घर वापस लौट गए और एक बार फिर अपने चाचा की मदद से ट्रेन के इंजन में कोयले की राख को खुदेरने का काम शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र तक सैंडरसन फोरमैन बन गए और वह ट्रेन में कोयला चलाने लगे। 1908 में जब वह रेलवे में काम कर रहे थे तब उनकी मुलाकात जोसेफ किंग नाम की एक महिला से हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली और उन्होंने एक लड़का और 2 बेटियों के साथ एक परिवार बढ़ाने का फैसला लिया। एक दिन सैंडरसन काम करके सहकर्मी के साथ झगड़ पड़े और ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने वर्षों तक कई काम करने की कोशिश की लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आखिरकार उनके परिवार की स्थिति कठिन और कठिन हो गई। उनकी पत्नी जोसेफिन बच्चों के साथ माता पिता के घर चली जाती है और वहीं रहती है। उसके भाई ने ऐसी स्थिति देखी जब उनके भाई ने सैंडर्स को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा जिसमें कहा गया कि जोसेफिन को आप जैसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी चाहिए जो ईमानदारी से अपनी नौकरी भी नहीं कर पाता। फिर 1920 में सैंडरसन एक इन्वेस्टर के साथ ओहियो नदी पर
नाव चलाने की एक फेरी कंपनी की शुरुआत करने के लिए लाते हैं और वे जिसमें आखिरकार सफल हो जाते हैं। सैंडर्स का जीवन आखिरकार रोशनी की उम्मीद से करने लगा। सैंडरसन ने उस समय फेरी कंपनी का स्टॉक $22,000 में बेचा था, जिसकी आज की लगभग कीमत $400 मिलियन है, और वो सारा पैसा एटेलिन लैंप कारोबार में इन्वेस्ट कर दिया। इसके तुरंत बाद टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप को लॉन्च कर दिया और इसकी वजह से एस्टेलिन लैंप का कारोबार डूब गया और सैंडरसन ने अपना सारा पैसा खो दिया। 1920 के दशक के अंत में वह कैंप नेल्सन केंटकी में रहते थे और मेलेसन टायर के लिए एक सेल्समैन के रूप में काम करने लगे। उन्होंने इस काम को किया। मैक्सन एक जो लग्जरी काम थी, उन्होंने कमर्शियल वाहन के लिए अपना साथ देने के लिए इच्छा जताई और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन सैंडरसन उस एक पुल के माध्यम से कार चलाते हुए जा रहे थे और वो कार समेत नदी में गिर गए। खैर, सौभाग्य से सैंडरसन का जीवन बच गया, लेकिन जैसे ही कार पानी में डूब गई, उनकी नौकरी भी साथ में ही चली गई। सैंडरसन, जिनकी उम्र 40 साल की थी, एक अच्छा काम भी नहीं कर पाए। उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। इतने बुरे भाग्य का वास्तविक प्रतीक थे वो। 1930 में एक दिन सैंडरसन को लगातार असफलता के बाद 40 साल हो गए थे। उन्होंने कुछ नया करने का एक और मौका मिला। अपने जान पहचान वालों की मदद से उन्होंने केंटकी में लगभग 25 मील की दूरी पे कोरबिन शहर में एक शेल ऑयल गैस स्टेशन को लिया। यह एक गांव क्षेत्र में था जो अभी तक कोई बिजली तक नहीं थी जिस गांव में, लेकिन यह फ्लोरिडा और नॉर्थ के यात्रियों को बीच में मिलाने का बिजी मार्ग था। इसलिए सैंडर्स के गैस स्टेशन पे हर वक्त अधिक से अधिक कस्टमर दिखाई देने लगे। सैंडरसन का शौक रहा कि उन्होंने कई सालों तक काम करते हुए हमेशा एक आनंद उठाया, और वो आनंद था खाना पकाने का। बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ के बजाय छोटे भाइयों के लिए खाना बनाना शुरू किया, जो युवा होने के बाद काम करते थे, और उन्होंने अपने खाना बनाने के तरीके में नए नए अनूठे शौक पैदा कर लिए। और एक दिन गैस स्टेशन की बगल में स्टोर रूम के खाली करने के बाद उन्होंने एक बड़ी टेबल उठाई और सैंडरसन ने सर्विस स्टेशन के बाहर एक कैफे का छोटा सा नाम रखा, जिसका नाम था सर्विस स्टेशन एंड कैफे। उन्होंने अपने स्टोर साइन को गांव के नॉर्थ और साउथ की तरफ एक खाली पेंट किए हुए बड़ी सी दीवार पर दिखाया, जो भूखे यात्रियों के गुजरते हुए देखने पर उस साइन की तरफ आते थे। सैंडरसन ने अपनी पत्नी जोसेफिन ने स्टैक, हैम, ग्रेवी के साथ आलू और कोन से बने हुए चिप्स और गर्म पकाए हुए कुकीज को अपने फ्राइड चिकन के साथ बेचना शुरू कर दिया। सैंडर्स को विश्वास था कि फ्राइड चिकन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बेहतरीन खाना, और उन्हें विश्वास था कि वो पक्का अपने कस्टमर को दिए हुए खाने को एक बार देंगे तो बार बार बिना सोचे वापस आएंगे। और सैंडर्स की दुकान यात्रियों के लिए बहुत लोकप्रिय होगी और वो केंटकी के बेस्ट रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट बन चुका था। हालांकि चिकन डिशेस को बनाने में लगभग 30 मिनट का समय लगता था, लेकिन वो अपनी सेल्स को लिमिटेड कर बैठे। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं था उसको पकाने के लिए। उनके पास कोई चारा नहीं था उसको लिमिटेड करने के लिए। सैंडरसन ने खाना पकाने के समय को और स्वाद को और बढ़ाने के लिए लगातार चिकन के फूड की स्टडी करनी शुरू कर दी। इस बीच एक मैट स्टीवर्ट नाम का एक व्यक्ति था जो सेंट्स गैस स्टेशन के पास ही उसका भी एक गैस स्टेशन चलता था। एक दिन स्टीवर्ट ने अपने कंपटीशन की वजह से साथ वाले गैस स्टेशनों की शिकायत के कारण सैंडरसन के द्वारा पोस्ट किए गए सभी विज्ञापनों को अपने गैस स्टेशन के संकेतों में बदल दिया। इस बिना वजह के व्यवहार और अविश्वसनीय की वजह से सैंडरसन ने और अपने 2 शेल ऑयल मैनेजरों के साथ स्टीवर्ट के मिलने गए, जो उनके मिलने से भड़क गया और उनसे लड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच उसने एक शेल ऑयल मैनेजर को गोली से मार दिया, जिसका नाम रॉबर्ट गिब्सन था। सैंडर्स ने स्टुअर्ट को गोली मार दी। सौभाग्य से गोली उसके कंधे के पास से निकल गई और उसे चोट लग गई, और स्टीवर्ट्स को हत्या के जुर्म में 18 साल की जेल सुनाई गई। और इसी बीच सैंडर्स की दुकान और लोकप्रिय हुई और अचानक से उसका सारा कंपटीशन गायब हो गया और उसके ग्राहकों की वृद्धि होने लगी। 1936 में केंटकी गवर्नर लुबी लुफिन को राज्य के बेस्ट लोकल फूड एंड सर्विसेज के लिए सैंडर्स को योगदान के लिए मान्यता देने के लिए केंटकी सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जब सैंडर्स को एहसास हुआ कि उन्हें रेस्टोरेंट लाइन में आना चाहिए, तो उन्होंने गैस स्टेशन के गैस पंप को हटा दिया और 1937 में रेस्टोरेंट के नामकरण किए, जिसका नाम था सैंडर्स कोल्ड एंड कैफे। और 1 साल सैंडर्स ने एक लग्जरी मोटल भी चलाया जहाँ यात्री आराम करते थे। लेकिन
नवंबर 1939 में उनके रेस्टोरेंट मोटल में आग लगी और सब जलकर राख हो गया।